हेलो बच्चों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जेसीईआरटी यानी जैक बोर्ड की तरफ से जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बच्चों आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सभी विद्यार्थियों से एक ही रिक्वेस्ट है बच्चों की हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि बच्चों इस बार जो है दक्षता आधारित और तार्किक सवाल भी दिए गए हैं जिससे जो है बच्चे काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जो भी टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, जो भी टॉपिक्स आप तैयारी करते हैं, उसको आप डीपली जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए, पूरा जो है अंदर तक आप लोग जो है उसको पढ़िए क्योंकि बच्चों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि पूरा डीपली जो है पूछा गया है और आप जो है गूगल करोगे ना तो अलग अलग जो है आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से आपको समझना है और सभी बच्चों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि प्रत्येक सवाल एक एक अंक का होगा, उसको आप अच्छे से देखेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद की पहली जो है अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई है। देखिए ये जो क्रांति हुई थी यह 1789 ईस्वी में, याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रवाद की जो पहली अभिव्यक्ति जो है किस क्रांति के साथ हुई थी, ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी जो कि बच्चों 1700 जो है 89 ईस्वी में हुआ था। और इसका उद्देश्य यह था कि सभी राष्ट्र के विचारों को जो है बढ़ावा देना। इसको आप अच्छे से समझिएगा क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या है, या पूछेगा बच्चों की राष्ट्रवाद का विचार को बढ़ावा देना ये किस क्रांति का उद्देश्य था। तो आपको याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति, और इसका कब हुआ था भाई, ये हुआ था 1789 ईस्वी। इसको आप लोग अच्छे से जो है नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, पूरा डिफाइन करके मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं, ऑप्शन के साथ आपके बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर दिया गया है रक्त और लौह की जो है नीति का जो है अविलंबन जो है किसने किया था। देखिए रक्त और लौह का है ना, रक्त और लौह का जो है अविलंबन किया था बच्चों, यह किसने किया था, यह किया था देखिए मामसुक। इसका जो था ना ये जो है मामसुक, ये मामसुक जो है वंश के, मानसुक वंश के जो नब्बे सुल्तान थे, जो 90 सुल्तान थे, सुल्तान कौन था बच्चों, तो यह था गयासुद्दीन बलवन, गयासुद्दीन बलवन के द्वारा जो है यह जो है अपनाया गया था, है ना। ये पहली बार जो है भारत में अपनाया गया था। तो और यह जो था बिस्मार्क से रिलेटेड था। तो बिस्मार्क, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, आप जब गूगल करोगे ना तो गूगल में क्या दिखाएगा कि रक्त और लौह की जो नीति है वह अवलंबन किसने किया था, तो मामसुक वंश के जो 90 सुल्तान थे गयासुद्दीन बलवन, इसने अपनाया था। लेकिन इसका सही आंसर ऑप्शन में देखिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिस्मार्क इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि हिंद स्वराज जो है किसके द्वारा लिखा गया था। ये कई बार मैंने बताया कि हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है लिखा गया है। और कब लिखा गया है आप मुझे कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी बताना क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है। क्योंकि हिंद स्वराज की जो रचना की गई है, लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा जो है 1919 में, याद रखिएगा 1919 में जो है लिखा गया था। और इसमें क्या था कि इंग्लैंड और जो दक्षिण जो अफ्रीका की यात्रा के दौरान ही ये जो है लिखी गई थी, है ना। इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया क्रुक जलियांवाला नरसंहार जो है कहां हुआ, तो ये तो है भारत में अमृतसर में हुआ था। याद रखिएगा भारत के जो है अमृतसर में हुआ था, जो कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था कि कितना 13 अप्रैल में ना, याद रखिएगा बच्चों की कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। इसको नोट कर लीजिएगा, डेट के साथ आपको अच्छे से पढ़ लेना है, तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में ना इससे रिलेटेड आपका दक्षता जो है सवाल पूछे जाएंगे या तार्किक जो सवाल पूछे जाएंगे तो आप फंसोगे नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 5वां नंबर कहता है कि सिल्क रूट का क्या अर्थ है। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देखिए, आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़े होंगे ना तो एनसीईआरटी बुक में यह बताया गया था कि सिल्क जो रूट होता है वह होता है कि प्राचीन व्यापारिक मार्गों का नेटवर्क, है ना। क्या होता है कि ये प्राचीन व्यापारिक जो मार्गों का जो नेटवर्क है उसी को जो है यहाँ पे सिल्क रूट कहा गया है। और जो कि चीन से लेकर के पश्चिमी
क्षेत्र को, पश्चिमी एशिया को जो है पूरी तरह से जोड़ता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, चीन से जो है रोम को जोड़ने वाले मार्गों को ही जो है ये सिल्क रूट का अर्थ समझा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे भारत और अमेरिका यहाँ पे दिया गया, तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा। चीन और भारत ये भी बिल्कुल गलत होगा। एशिया के यूरोप और उत्तरी अफ्रीका ये भी बिल्कुल गलत आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत जो है कब हुई है। देखिए ये तो भाई बच्चा वाला सवाल है ना, कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि महामंदी से रिलेटेड मैंने पढ़ा है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुआ है बच्चों। ये याद रखिएगा 1929 ईस्वी। कहां है, ऑप्शन नंबर सी में 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की जो है शुरुआत हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अगला सवाल है कि आलू अकाल किस देश में हुआ है। तो आलू अकाल जो हुआ है वो आयरलैंड में हुआ है। कहां पर, आयरलैंड। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि भारत में जो है पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है किन लोगों के द्वारा जो है लाया गया था। देखिए भारत में पहला जो प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया था, है ना, तो वो जो है पुर्तगालियों के द्वारा जो है लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा। और भारत में कहां पर भाई, गोवा में। याद रखिएगा भारत में कहां पर, गोवा में जो है यह जो है लगाया गया था, है ना। फैक्ट्री इसकी जो बनाई गई थी, पहला जो स्थापना की गई थी गोवा में किया गया था। इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और कब किया गया था बच्चों, यह किया गया था 1556 में। कब किया गया था, 1556 में ना किया गया था। 1556 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में गोवा में जो है पहला जो है प्रिंटिंग प्रेस जो है लाया गया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मोटे कपास का उत्पादन जो है कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्म जो है कहां आती थी। तो बेहतर जो किस्म जो आती थी वह कहां से आता था बच्चों, ये भारत से ही आता था, इंडिया से ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे दी गई है 10वां नंबर सवाल देखिए कि किस मिट्टी में जो है लौह धातु की जो है अधिकता होती है। देखिए लौह धातु की अधिकता होती है। तो याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी, याद रखिएगा लेटराइट मिट्टी, या यहाँ पे अगर लाल मिट्टी रहे तो उसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लेटराइट मिट्टी में क्या है कि लौह धातु की मात्रा जो है बहुत प्रचुर मात्रा में होता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए 11 नंबर कहता है कि बीच बचाओ आंदोलन क्या था। देखिए बीच बचाओ आंदोलन जो है यह एक जो है किसानों से रिलेटेड था, है ना, किसानों से रिलेटेड था। और इसमें क्या था बच्चों कि यह जो है पूरी तरह से क्या होता है कि बीज बचाओ यानी कि बीजों का जो है बचाव, और रासायनिक जो उत्पाद रासायनिक जो है खाद्य का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसका विरोध था, है ना, विरोध करता था। तो ये पूरी तरह से इंडिकेट करता है हरित क्रांति को, यानी कि हरित क्रांति से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया है कि धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो धरातल का जो है लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, यानी कि तीन चौथाई भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप एग्जाम से पहले क्या करेंगे बच्चों, याद कर लीजिएगा, एकदम रट लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ देख लिए हो गया मेरा, तो भाई आपको बार बार रिवीजन कर लेना है। आपका सब्जेक्टिव की भी तैयारी हम करवाएंगे पूरा डिफाइन के साथ, पूरे जो है पूरा जो हम निचोड़ निकाल के आपको बताएंगे, ताकि एग्जाम में आप फंसो ना। ठीक है, क्योंकि इस बार आपका दक्षता आधारित भी सवाल दे रहे हैं और आपका तार्किक भी सवाल दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या है बच्चों कि आपके एनसीईआरटी बुक जो पढ़े हैं ना उसमें पूरा डिफाइन जो है तो अंदरूनी जो है सवाल निकाला गया है। आप किताब में भी खोजोगे तो ऐसा सवाल जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जो है पूरा तरह से आप डिफाइन करोगे, अच्छे समझोगे, तब पता चलेगा हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। आपको जो है पूरी तरह से डिफाइन एकदम पूरा से जो है डीपली जो है आपको पढ़ना होगा। मैंने पहले भी कहा था कि इस बार डीपली तरीके से आपको पढ़नी होगी, और तभी आपका जो है बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का पूरा मार्क्स आपके मुट्ठी में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों 13वां नंबर कहता है कि सुनहरा रेशा जो है किस फसल को कहा जाता है। तो सुनहरा जो रेशा है वो जो है जूट की फसल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आंसर जो है, ये क्वेश्चन जो है इजी है, आंसर
आसान है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है कि इसमें पवन महाशक्ति की दर्जा जो है प्राप्त है। देखिए पवन महाशक्ति की जो दर्जा है वो किसे प्राप्त है भाई, चीन को प्राप्त है। याद रखिएगा सबसे ज्यादा ये चीन स्ट्रांग है पवन महाशक्ति यानी पवन ऊर्जा से रिलेटेड, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर सवाल कहता है कि भारत में जो है जूट उत्पादन में किस राज्य का जो है महत्वपूर्ण स्थान है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। तो याद रखिएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये दो तीन तो क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत इजी है, लेकिन सभी क्वेश्चन है थोड़ा तार्किक और दक्षता आधारित भी सवाल दिए गए, इसको आप लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। देखिए अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया 16वां नंबर कहता है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका हो जाएगा NH44। याद रखिएगा NH44 होता है, NH44 होता है, NH44। तो इसमें ये नहीं है तो भाई राष्ट्रमार्ग ये 5 तो होगा नहीं, 7 नहीं होगा, और ये जो है 1 तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लेकिन बच्चों आपको याद रखना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है वो कौन सा होता है, NH44 होता है, NH44। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कहता है कि श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक कौन है। देखिए मैंने वह नहीं बताया था, है ना, रोमानिया के बारे में, सिंघनिया के बारे में, है ना, और वहां की जो लैंग्वेज है उनके बारे में मैंने बताया था। तो वहां पे जो बहुसंख्यक है तो वो कौन सी है, तो सिंघनिया जो है सबसे ज्यादा है वहां पे, तो वहां पे सिंघनिया शासक है। तो भाई यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17वां नंबर कह रहा है श्रीलंका में जो है बहुसंख्यक कौन है। तो श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है, तो सिंघनिया है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंघली। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है कि पोखरण भारत में किस राज्य में है। तो पोखरण जो है भारत के किस राज्य में है, जल्दी बताइएगा बच्चों। यह जो है राजस्थान में है ना, यह कहां पर है, राजस्थान में है। और किस जिला में, अगर यहाँ पे देखिए जिला पूछ दिया जाए, अगर मान के चलिए राजस्थान के अलावा जो है कुछ और नाम दिया जाए तो आपको क्या याद रखना है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। याद रखिएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर जिला, जैसलमेर जिला जो कि आपका राजस्थान में है ना, जैसलमेर जिला के राजस्थान में जो है पोखरण भारत जो है किस राज्य में है, तो भाई ये आपको याद रखिए राजस्थान में क्या हो जाएगा, जैसलमेर जो है जिला में है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सवाल देखिए दिया गया है 19वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए 19वां नंबर सवाल कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख जो है संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो ये जो है 7वां अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में जो है ये उल्लेख की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपका 20वां नंबर दी गई है। सवाल कह रहा है कि भारतीय समाज माना जाता है, तो भारतीय समाज जो है माना जाता है किसके आधारित, भाई आपको याद रखिएगा भारतीय समाज जो है याद रखिएगा बहुलवादी समाज है। ये क्या है, बहुलवादी समाज है जिसमें कि जो है अपनी विविधता और जो है जटिलता के लिए जो है माना जाता है, अपनी विविधता और जटिलता के लिए माना जाता है। और यह क्या है, कौन सा समाज है, बहुलवादी समाज है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों दिया गया है कि एकमात्र सत्तात्मक समाज, ये नहीं होगा, यानी कि एक ही जो है सत्ता का शासक है, नहीं ये नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक जो है पितृत्वात्मक समाज, यानी कि ये कहता है कि राजा का बेटा राजा बन रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे कहता है एक भ्रांत समाज, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बच्चों। और आपको याद रखना है कि भारतीय समाज जो है माना जाता है, तो वह कौन सा हो जाएगा, भारतीय समाज जो है बहुलवादी। याद रखिएगा ये क्या है, बहुलवादी समाज है, बहुलवादी समाज है। इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपकी विविधता है ना, विविधता है और जो इसकी जटिलता है उसके लिए जो है ये माना जाता है ना। तो याद रखिएगा कि भारतीय समाज जो क्या है, बहुलवादी समाज है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों दिया गया 21वां नंबर कहता है कि भारत किस प्रकार का राज्य है। तो भारत जो है वो लोकतांत्रिक राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है और कल्याणकारी राज्य है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 22वां नंबर दी गई है। सवाल कह रहा है कि बामसेफ जो है किसका आंदोलन था। देखिए बामसेफ जो है किसका आंदोलन था, और यह बच्चों पता है ये दक्षता आधारित सवाल है, तार्किक जो है पॉइंट से ये सवाल पूछे गए हैं। देखिए सवाल कहता है कि बामसेफ जो है किसका आंदोलन था, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताइए, आपको पता होगा ना, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में। तो बामसेफ जो है ना बच्चों, याद रखिएगा बामसेफ जो है किसका आंदोलन था, तो यह जो आंदोलन था कांसीराम, याद रखिएगा हम लिख देते हैं कि कांसीराम डी के, कांसीराम जो है डी के क्या हो जाएगा,
खारपेडर, है ना, याद रखिएगा, खारपेड, खारपेड, और जो है और जो है दीना, दीना जो है भाना, दीना भाना के द्वारा जो है यह जो है आंदोलन था, है ना, आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और यह जो है वो 1978 में जो है यह किया गया। और यह इस आंदोलन के दरमियान जो है जितने भी जो है पिछड़े वर्ग के और जो अल्पसंख्यक जो है कर्मचारियों से रिलेटेड था, है ना, कर्मचारियों के लिए जो है यह जो आंदोलन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता जो है चुनाव आयोग देता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, 24वां नंबर दिया गया है कि इनमें जो है किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? देखिए किस देश में जो है एक दलीय शासन व्यवस्था है, जल्दी आप बताइएगा, इसमें बताइएगा जल्दी जल्दी। एक दलीय शासन व्यवस्था कौन कौन से हैं? तो भाई एक दलीय शासन व्यवस्था जो है किस देश में है? तो भाई चीन में है। कहां पर है? चीन में। अगर चीन ऑप्शन ना दिया रहा है तो आपको और भी याद रखना है बच्चों, आपको और भी याद रखना है उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया याद रखिएगा, उत्तर कोरिया हो जाएगा, फिर हो जाएगा क्यूबा, क्यूबा क्यूबा हो जाएगा, फिर आगे जो है और देश है, क्या हो जाएगा? वियतनाम, 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 ठीक है, वियतनाम, और जो है आपका हो जाएगा कौन? वियतनाम के साथ जो हो जाएगा इरिस्ट्रिया, क्या हो जाएगा? इरिस्ट्रिया, इरिस्ट्रिया हो जाएगा। उसके बाद जो है यह सभी, ये सभी राज्य, ये सभी देश क्या है? देखिए उत्तरी कोरिया, क्यूबा, वियतनाम और जो है क्या है? इरिट्रिया, और जो चीन है ये क्या है? एक दलीय शासन व्यवस्था है। अगर बच्चों यहाँ पे चीन ना दिया रहता तो उत्तरी कोरिया, क्यूबा और वियतनाम और ये ऑप्शन रहते। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है इसका जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सारी को आपको याद कर लीजिएगा ताकि ऑप्शन थोड़ा सा उलट फेर भी करें तो आप जो है इसको अच्छे से बना पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया 25वां नंबर कहता है भारत में जो है लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? गरीबी एक बाधा है ना, मतदान का जो है दुरुपयोग ये भी जो है बाधा है, और शिक्षा ये भी एक जो है बाधा है। और यानी उनमें से सभी, इनमें से सभी उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26वां नंबर कह रहा है बच्चों कि भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय जो है कम है? भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय, भारत के प्रति व्यक्ति आय जो है आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सटीक आंसर होगा, जो कि 2023-24 में जो है इसकी जो है प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? प्रति व्यक्ति आय जो है 32,000 बच्चों, 32,227 था। और इसके बाद आता है झारखंड, इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आता है आपका झारखंड, झारखंड आता है और उत्तर प्रदेश भी आता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से टिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कहता है भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय जो है कम है? सबसे कम हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि 2023-24 की जो है तो इसका राशि क्या था? प्रति व्यक्ति आय जो हो जाएगा वो 32,227 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि रोजगार गारंटी अधिनियम जो है कब लागू किया? तो रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लागू की गई, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला सवाल 28वां नंबर कह रहा है कि भारत में जो है मुद्रा, भारत में जो मुद्रा है वो कौन जारी करता है? तो भारत में जो मुद्रा है ना वह जारी कौन करता है? आरबीआई करता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक करती है, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 29वां नंबर कह रहा है कि कागज से बनी, सवाल क्या है कि कागज से बनी जो है मुद्रा क्या कहलाती है? तो कागज से बनी मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? पत्र मुद्रा कहते हैं, कागजी मुद्रा कहते हैं, या नोट भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, तो पत्र मुद्रा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि पेपर मनी, ठीक है। इसको हम लोग नोट भी कहते हैं, इसको आप लोग अच्छे से याद करेंगे, है ना। कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? पत्र मुद्रा यानी कि नोट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेपर मनी यानी कागजी मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों और अंतिम सवाल आप देखें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का दिया गया है कि सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार जो है अधिनियम जो है बच्चों यह पारित किया गया है 2005 को, है ना, 2005 को। तो भाई कहां है 2005? है यहाँ है, अक्टूबर 2005 को, अक्टूबर 2005 को पारित की गई, पूरी तरह से यह लागू किया गया था। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे दिया गया, अगर यहाँ पे पूछ दे सिर्फ बच्चों कि ये जो है सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब लाया गया, ये जो है तैयार किया गया था, तो यह जो तैयार किया गया था बच्चों याद रखिएगा 15 जनवरी
15 जनवरी जो है 2005 को, 15 जनवरी 2005 को जो है तैयार किया गया था और ये लागू किया गया था बच्चों 12 अक्टूबर 2005 को, है ना। पूरी तरह से ये जो है पारित की गई थी, लागू किया गया था। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैंने सारा आपको बता ही दिया है। और बच्चों ये जो आपका सब्जेक्टिव है इसका जो है ना, मैंने पहले जो है आपको वीडियो की मदद से आपको जो सब्जेक्टिव वाला जो मैराथन दिया हुआ था ना, तो उसमें सारा का सारा ये सब मिल रहा है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसका जो है हम एकदम अच्छा से जो है वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है सब्जेक्टिव का, इसको आप लोग अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव मैंने बताया है। और जो भी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है और कहीं भी प्रॉब्लम या परेशानी नजर में आ रहा है तो भाई आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 100% मैंने आप लोगों को सही उत्तर देने की कोशिश किया, 100% सारा उत्तर जो है सही है और पूरा तरीके से एनालिसिस करके मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।